एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन अनुरेगो। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 6 का हिस्ट्री देखेंगे। बेसिकली हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे, आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक, और इसे हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हुए चलेंगे। अनुरेगो अपने बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए और सिंपल एग्जाम्पल्स के लिए ही जाना जाता है। अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को पहली बार भी देख रहा है ना, तो वो बिल्कुल इसे समझ पाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम लोग। देखो, प्रारंभिक मानव जो था, आखेट खाद्य संग्राहक था। मतलब शुरुआत करता हूँ एक कहानी से। आप कल्पना करो, मान लो आप अपने परिवार के साथ एक जंगल में रहते हो, जहाँ ना कोई खेत है, ना दुकान है, ना बाजार है, और ना ही कोई घर है। या आप यूँ सोचो कि अभी आप जहाँ पे हो ना, आप अपने घर पे हो, वहाँ पे मान लो कि आपका घर ही नहीं है। वहाँ पे ना ही कोई बाजार है, ना ही कोई दुकान है, और ना ही आसपास में कुछ भी है। बस हर तरफ जंगल ही जंगल है। तो अब आप खुद सोचो कि आप खाने के लिए किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे। ऑफ कोर्स आप खाने के लिए कहीं ना कहीं जंगल के पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट रहोगे, या आप जानवरों को मार करके खाओगे, या यही सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो देखो, अगर आपको भूख लगेगा तो आप इन्हीं में से कोई एक काम करोगे। या आप हो सकता है कि आप हनी निकालो, शहद निकाल करके खाओगे, या किसी जानवर का शिकार करोगे, या फल मूल तोड़ करके खाओगे। अब सिंपली समझो, आज से 20 लाख वर्ष पहले ना कोई बाजार हुआ करता था, ना ही कोई दुकान होती थी। तो आज से 20 लाख साल पहले, 20 लाख वर्ष पहले इंसान यही काम करते थे। इसीलिए उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता है। अब आखेट का मतलब है शिकार करना, और खाद्य संग्रह का मतलब है भोजन इकट्ठा करना। मतलब खाद्य संग्रहण यानी खाने का संग्रहण करना, यानी भोजन इकट्ठा करना। और आखेट का मतलब होता है कि शिकार करना, हंट करना। ओके, तो आज से 20 लाख वर्ष पहले इंसान इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे ही अपना जीवन वो बिताते थे। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि प्रारंभिक मानव जो था वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे। मतलब जो पहले के लोग थे वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे। आज के टाइम पे होता है ना कि आप कहीं पे भी जॉब करते हो, बट रिटर्न होकर के अपने घर पे आते हो, या आप अपने स्कूल जाते हो, रिटर्न होकर के अपने घर पे आते हो, या आप कोई भी काम के लिए कहीं भी जाते हो, बट आप अपने घर पे आते हो। एक अस्थायी घर है आपका। बट पहले के लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्यों नहीं था ये भी समझो। प्रारंभिक मानव एक जगह इसलिए नहीं रहता था क्योंकि आज हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन उस समय लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके सबसे बड़े 4 मुख्य कारण थे, 4 फैक्टर्स थे इसके पीछे। अब एक एक फैक्टर को हम लोग फुल डीपली डिटेल के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। देखो, भोजन की तलाश सबसे बड़ी चीज़ थी। भोजन की तलाश, यदि लोग एक ही जंगल में लंबे समय तक रहते थे तो वहाँ के फल मूल सब कुछ खा जाते थे। वहाँ के जानवर भी धीरे धीरे खत्म हो जाते थे, क्योंकि जो आदि मानव था, जो 20 लाख वर्ष पहले का मानव था, वो वहाँ जहाँ पे रहता था, वहाँ के जंगल के फल मूल को और वहाँ पे अवेलेबल जो भी जानवर होते थे उन्हें मार करके खा जाते थे। अब एक समय के बाद में वहाँ पे फल मूल भी खत्म हो जाते थे और जानवर भी खत्म हो जाते थे। तो इसीलिए उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। अब मान के चलो, जैसे किसी बगीचे में सारे आम अगर आप जा करके तोड़ लाओगे, तो अगली बार जब आपको आम खाना होगा तो आप दूसरे बगीचे में जाना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं आप दूसरे बगीचे पे डिपेंडेंट करोगे, तो एक बगीचे से आप दूसरे बगीचे जाओगे। ठीक उसी तरह जब पहले का मानव था, तो एक जगह पे जब उसे जानवरों को वो मार करके खा लेता था, सारे फल मूल खा लेता था, तो उसे अपने भोजन के तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ता था। दूसरा चीज, जानवरों का पीछा करना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आदि मानव था, 20 लाख वर्ष पहले का जो मानव था, वो कहीं ना कहीं भोजन के लिए जानवरों पे भी डिपेंडेंट था। जानवरों को मार के खाना उनका काम था। तो जानवरों का पीछा करते करते वो कई बार क्या होता था, जिस जानवर का वो शिकार करते थे वो हमेशा एक जगह नहीं रहता था। अब जंगल के जो जानवर होते हैं वो कभी कहीं तो कभी कहीं रहते हैं। तो जैसे हिरण, जंगली भैंस या नीलगाय आदि घास और पानी की खोज में जगह बदलते थे। अब जैसे आप भोजन के लिए पहले का मानव एक जगह से दूसरे जगह जाता था, ठीक वैसे ही जानवर भी जाते हैं। तो जानवर अपना जगह बदलते थे, और इसीलिए शिकारी भी उनके पीछे पीछे जाते थे। और उनके पीछे जाते जाते शिकारी क्या होते थे कि उनका पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझो। जैसे एक चरवाहा जो होता है ना आज के टाइम पे, वो अपने भेड़ों को, अपने गायों को, अपने बकरियों को लेकर के एक जगह पे जाता है, और जब उसके भेड़ बकरी या गाय उस जगह के घास को चर लेते हैं, खा जाते हैं, तो फिर वो अगले दिन किसी और जगह पे लेकर के जाता है।
अब पहले के मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, हमेशा घूमते रहते थे। उसका एक और मुख्य कारण था, वो था मौसम के अनुसार भोजन मिलना। हर फल हर मौसम में नहीं मिलता है। आम गर्मियों के मौसम में मिलता है, वहीं पे संतरा की अगर बात की जाए तो आपको सर्दियों में मिलता है। इसी प्रकार जंगल में भी अलग अलग मौसम में अलग अलग फल और पौधे मिलते थे। इसीलिए लोग जो होते थे वो मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे। उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए तो आपको उसके मौसम का इंतजार करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको मिल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम डेट अगर आपको आम चाहिए तो आपको गर्मियों का इंतजार करना पड़ेगा। तो वैसे ही अब मान के चलो कि एक ऐसा जंगल है जहाँ पे बस आम के ही पेड़ हैं, तो आदि मानव 20 लाख वर्ष पहले का जो मानव था वो आम के उस बगीचे में जाता था, वहाँ पे आम खाता था। बट जैसे ही गर्मी बीतेगी तो फिर वो उस जंगल की तरफ जाएगा ना जहाँ पे सर्दियों में फल उगते हों। प्रारंभिक मानव जो था 20 लाख वर्ष पहले का जो मानव था, अब उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के पीछे एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था पानी की आवश्यकता। देखो, पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जानवर के लिए या इंसान के लिए। देखो, बिना पानी कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए लोग नदियों, झीलों और तालाबों के पास रहते थे। जब गर्मियों में पानी सूख जाता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। उदाहरण के लिए आज भी कई गाँवों में देखोगे पानी की कमी होने लगी है, दूसरे क्षेत्रों में काम करने चले जाते हैं लोग। या प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब ये अगर समझना चाहते हो तो देखो, इतने पुराने समय में ना कोई किताब थी और ना ही कोई अखबार था, तो फिर हमें उनके बारे में कैसे पता चला? तो देखो, इसका उत्तर है पुरातत्व। पुरातत्व से हमें उनकी जानकारी मिली। पुरातत्वविद जमीन की खुदाई करते हैं और पुराने औजार, हड्डियों, मिट्टी के बर्तन, आग के अवशेष और गुफाओं की चित्रकारी खोजते हैं। इसे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे और क्या खाते थे। अब याद करने की जो ट्रिक है, यह है भोजन, जानवर, मौसम, पानी। तो देखो, यानी प्रारंभिक जो मानव था वो 4 कारणों से घूमता था: भोजन की तलाश, जानवरों का पीछा, मौसम के अनुसार जो फल फूल थे उसके लिए, या पानी की खोज। अब देखो, इसके बेसिस पे ना कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, आखिर खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा अब उत्तर तुम दे सकते हो कि जो लोग शिकार करके और जंगल से भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे, उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक कहते हैं। प्रारंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, ये दूसरा सवाल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका बस सिंपल सा आंसर है कि भोजन, शिकार, मौसम के अनुसार फल फूड तथा पानी की तलाश के कारण प्रारंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब देखो, प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो बच्चों एक सवाल आप खुद सोचिए। लगभग 20 लाख साल पहले ना मोबाइल था, ना कैमरा था, ना ही किताबें और ना ही अखबार होते थे। तो फिर हमें कैसे पता चला कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और क्या कैसे शिकार करते थे? तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल जवाब है पुरातत्व। ठीक है, जो वैज्ञानिक धरती की खुदाई करके पुराने समय की चीज़ें खोजते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, उनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। उन्हें खुदाई में कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो पत्थर के हथियार मिलते हैं, पत्थर के औजार मिलते हैं, जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, आग लगाने के निशान मिलते हैं, गुफाओं में चित्रकारी मिलती है। अब इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर इतिहासकार यह समझते हैं कि प्रारंभिक मानव का जीवन कैसा था। एक आसान उदाहरण के साथ में समझते हुए चलता हूँ। मान लीजिए आपके स्कूल के ग्राउंड में, आपके स्कूल के मैदान में 500 साल पुराना एक बैग मिल जाए। अभी आप जिस स्कूल में जा रहे हो, अपने स्कूल का नाम कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि आप किस स्कूल में जाते हो। अपार्ट फ्रॉम डेट, अब सोचो कि आप जिस स्कूल में हो वहाँ पे लगभग 500 साल पुराना एक बैग मिल जाए, उसमें किताबें मिले, उसमें पेंसिल मिले, पानी की बोतल रखी हो, तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो किसी विद्यार्थी का बैग था? बिल्कुल हाँ, तुम यही सोचोगे ना। एक बैग है जिसमें पेंसिल है, पेन है, या वाटर बोतल रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कहीं ना कहीं वो एक स्टूडेंट का ही बैग है। तो यानी कि 500 साल पहले भी वहाँ पे कोई स्टूडेंट था। ठीक ऐसे ही पुरातत्वविद जो होते हैं ना, वो भी पुरानी वस्तुओं को देख करके लोगों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्थर के औजार क्यों बनाए गए, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, उस समय लोहे या स्टील के औजार नहीं थे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे जैसे लोहा अवेलेबल है, मान लो तुम्हारे पास स्टील है या बहुत अलग अलग तरह की धातुएं हैं तो अवेलेबल हैं, तो उसका तुम हथियार बनाते हो।
तो उस समय लोहा या स्टील के औजार अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो स्टील के औजार नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे शायद ये धातुएं नहीं थी, या उस टाइम के लोगों को उसका नॉलेज नहीं था कि इसे कैसे बनाना चाहिए। तो इसीलिए प्रारंभिक मानव पत्थर को घिसकर और तोड़कर अपना हथियार बनाते थे, अपना औजार बनाते थे। अब पत्थर के औजार को वो बनाते तो थे, बट उसका यूज कहाँ पे करते थे? देखो, हर चीज़ का एक यूज है। तुम कुछ भी बनाते हो तो यही सोच के बनाते हो ना। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई घर बनाता है तो ये सोच के बनाता है कि मैं इस घर में रहूंगा या ये करूंगा। अगर बाइक लेते हो तो ये सोच के लेते हो कि मैं बाइक चलाऊंगा। वैसे ही जो पहले के लोग थे वो इतना मेहनत करके अपना हथियार क्यों बनाते थे पत्थर का? तो उसका कुछ यूज था। और पत्थर के औजारों का जो उपयोग था वो इस तरीके से था। फल और कंदमूल काटने के लिए, तो जैसे फलों को काटने के लिए आज के टाइम पे लोहा है, तो लोहे से तुम चाकू बना है तो उससे तुम अपना फल मूल काटते हो। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो वो फल काटने के लिए वो लोग किस चीज़ का यूज करते थे? पत्थर के बने हथियारों का, ठीक है। तो जंगल से फल और जड़ें निकालने में पत्थर के औजार जो थे ना वो काम आते थे। आज हम चाकू से सब्जी काटते हैं, पहले लोग पत्थर के औजार से फल काटते थे, बस यही है। जानवर का शिकार करने के लिए भी वो लोग पत्थर के हथियार का यूज करते थे। वे भाले और तीर जैसे हथियार बनाते थे। आज कैसे पुलिस या सेना आधुनिक हथियार इस्तेमाल करती है, पहले लोग नुकीले पत्थर वाले भाले का प्रयोग करते थे। तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है जानवरों की खाल निकालने के लिए। पत्थर के बाद जैसे कि शिकार करने के बाद जो था, पत्थर के तेज औजार से खाल अलग की जाती थी। अब जैसे जानवरों का खाल निकालने के लिए ये काफ़ी आसान कर देता था। आज से 20 साल वर्ष पहले के मनुष्यों का जो काम था, अगर किसी जानवर को मार के खाना था तो उसके खाल को निकालने में ये जो पत्थर के हथियार होते थे ये बहुत ही ज़्यादा उनका मदद करते थे। और उस खाल से कपड़े और बिछौने बनाए जाते थे, तो इसलिए उसका खाल ये आदि मानव निकालते थे। 20 लाख वर्ष पहले के जो मानव थे वो खाल निकालते थे। अब लकड़ी को काटने के लिए उस टाइम पे जो लोग थे ना, लकड़ी काटकर आग जलाने और झोंपड़ी बनाने में उपयोग किया जाता था। आज भी तुम गांव में किसी अगर बहुत पहले के गांव में जाते हो, जहाँ पे आज भी मतलब गांव का पूरा कल्चर जिंदा है, तो वहाँ पे देखोगे कि आज भी लकड़ियों के घर होते हैं। या वहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे लोग आज भी आग जलाते हैं और आग जला करके अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो याद रखने की इसकी जो ट्रिक है वो है फल, शिकार, खाल, लकड़ी। इसी के लिए जो है पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। फल काटने, शिकार करने, खाल निकालने, लकड़ी काटने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब रहने की जगह निर्धारित करना, अब सवाल आता है उससे पहले इतने साल बाद हमें कैसे पता चला कि प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे, है ना। तो देखो, जहाँ जहाँ खुदाई में पत्थर के औजार, हड्डियाँ, अन्य पुरानी वस्तुएं मिली, उन स्थानों को पुरास्थल कहा गया। अब देखो, सबसे एक ना चीज़ समझो। अभी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि अगर तुम्हारे स्कूल में एक स्कूल बैग मिल जाता है और उसमें वाटर बोतल होती है, उसमें बुक्स होते हैं, पेन होता है, पेंसिल होते हैं, तो तुम समझ जाओगे कि ये एक बच्चे का है और वो एक स्कूल बच्चे का है। भले ही वो बैग 500 साल पुराना है, तो तुम समझ जाओगे कि 500 साल पहले इस स्कूल में भी बच्चे पढ़ाई करते थे, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे जहाँ जहाँ खुदाई होती थी वहाँ पत्थर के औजार, हड्डियाँ और अन्य पुरानी वस्तुएं मिली, उन स्थानों को पुरास्थल कहा गया। अब पुरास्थल कहा गया। इन पुरास्थलों का नक्शा बना करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि प्रारंभिक मानव भारत के किन किन क्षेत्रों में रहते थे। तो देखो, अधिकतर जो पुरास्थल थे ना वो नदियों के किनारे, जंगल के पास, पहाड़ी क्षेत्रों में मिले हैं। आसान उदाहरण से समझो, जैसे देखो, पुलिस किसी घटना की जगह से मिले सबूतों के आधार पर उस घटना को पूरे तरीके से समझ लेती है। वैसे ही पुरातत्वविद जो होते हैं ना, वो पूरा स्थलों से मिले औजार और हड्डियों के आधार पर प्रारंभिक मानव के जीवन को समझते हैं और वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इस चीज को समझते हैं। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है। देखो, प्रश्न जो सबसे पहला है वो है पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है जो वैज्ञानिक खुदाई करके प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है पत्थर के औजार का उपयोग किन किन कार्यों में होता था। तो अभी मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाया कि फल और मूल को काटने में, शिकार करने में, जानवरों की खाल निकालने में तथा लकड़ी काटने में इसका उपयोग होता था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है पुरास्थल क्या होता है। तो देखो, वह स्थान जहाँ खुदाई में प्राचीन वस्तुएं, औजार या मानव जीवन के प्रमाण मिले हैं उसे पुरास्थल कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, ठीक है। तो देखो, शैल चित्रकला, ये बच्चों, उससे पहले ना एक सवाल सोचो आप लोग। अगर आप अपनी कोई याद हमेशा के लिए सुरक्षित रखनी हो तो आप क्या करेंगे आज के टाइम पे?
डेफिनेटली आज के टाइम पे लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे या डायरी में लिखेंगे, लेकिन हज़ारों साल पहले ना मोबाइल फ़ोन था, ना कैमरा था और ना ही कॉपी किताब होते थे, ठीक है? तो उस समय के लोग अपनी बातें कैसे बताते थे? वे गुफाओं और चट्टानों की दीवारों पे ना चित्र बनाया करते थे। वह क्या करते थे कि गुफाओं में ना चित्र बना देते थे। अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे जैसे पेंटिंग होती है, चित्रकारी होती है ना, उतना एडवांस नहीं था, बट हाँ, वो भी चित्र बनाते थे। इन्हीं चित्रों को शैल चित्रकला कहा जाता है, ठीक है? अब शैल चित्रकला क्या है तो देखो, गुफाओं और चट्टान की दीवारों पर बनाए गए प्राचीन चित्रों को शैल चित्रकला कहते हैं। इन चित्रों के माध्यम से प्रारंभिक मानव अपने जीवन की घटनाओं को दर्शाता था। शैल चित्रों में क्या क्या बनाया जाता था? जो प्रारंभिक मानव होते थे ना, जो आदि मानव होते थे, वो क्या बनाते थे? तो शिकार करते हुए लोग, हिरण, बैल, हाथी और अन्य जानवरों, नाचते गाते लोग, पेड़ पौधे और जंगल के दृश्य, इन चित्रों को वो लोग बनाया करते थे, ठीक है? और इन चित्रों को देखकर हमें पता चलता है कि प्रारंभिक प्रारंभिक जो मानव था ना, उसका जीवन कैसा था। अब आसान उदाहरण से समझो, आज हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी तस्वीरें और वीडियो डालते हैं ताकि लोग जान सके कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार प्रारंभिक मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर अपने जीवन की कहानी बताते थे, और उन्हीं चित्रों को देख करके आज के टाइम पे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो किस तरीके से अपना लाइफ जीते थे, है ना? अब देखो भीमबेटका, ये ना भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत का सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र स्थान जो है ना, वो भीमबेटका है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जहाँ यहाँ पे ना हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र आज भी सुरक्षित हैं। मतलब जो आदि मानव, या तुम कह सकते हो लाखों वर्ष पहले के जिस मानवों ने जो चित्र बनाए थे, जो शैल चित्र बनाए थे, वो आज भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मध्य प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, जानवर और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। इसी कारण भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा ना विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा दिया गया है, ठीक है? अब इसे याद रखने की जो ट्रिक है, उसे भीमबेटका मध्य प्रदेश शैल चित्र, या ऐसे सोच सकते हो ना कि जो शैली थी वो मध्य प्रदेश गई थी भीम से मिलने के लिए। तो इस तरीके से तुम इस चीज़ों को याद रख सकते हो छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ में। अब देखो पूरा स्थल के बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। अब देखो पूरा स्थल, देखो बच्चों, अब एक और सवाल है। अगर आज से लगभग 500 साल बाद किसी को आपका स्कूल बैग मिले और वहाँ किताबें, बैग, बेंच और ब्लैक बोर्ड मिले, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ बच्चे पढ़ते थे। आप जहाँ पे अभी जाते हो, जिस भी स्कूल में जाते हो, वहाँ पे अगर किसी को मान लो 500 साल बाद अगर कोई आता है, तो उसे अगर बैग मिलता है, मान के चलो कोई भूकंप आया, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा होती है कि जहाँ पे अभी आपका स्कूल है ना, वो मान लो कि बिल्कुल ही उतने आसपास का एरिया जो है खंडहर बन जाता है। लेकिन 500 साल बाद अगर कोई वहाँ पे खुदाई करता है और उसे स्कूल का ब्रांच मिलता है ना, किताबें मिलती हैं, बैग्स मिलते हैं बच्चों के, तो वो समझ जाएगा, है ना, कि यहाँ पे बच्चे आज से लगभग 500 साल पहले पढ़ाई करते थे। बिल्कुल समझ जाएगा। इसी प्रकार जहाँ खुदाई में पुराने औजार, बर्तन, हड्डियाँ, मकानों के अवशेष, अन्य प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं, उस स्थान को पुरास्थल कहते हैं, ठीक है? पूरा स्थल मतलब जहाँ पे पहले कुछ लोग रहते थे, कोई ना कोई सभ्यता रहती थी या लोग रहते थे, उसे बस सिंपली समझो कि पूरा स्थल कहते हैं। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं? इन्हीं स्थानों का अध्ययन करके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। अब हम लोग आते हैं आग की खोज पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए। देखो, मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी आग की खोज। शुरुआत में मनुष्य प्राकृतिक रूप से लगी आग से परिचित हुआ। मतलब कि ना अचानक से आग लगी जंगल में और इंसानों को पता चला आग के बारे में। बाद में उसने स्वयं आग जलाना सीख लिया। आग की खोज के बाद मनुष्य का जीवन पहले से कहीं अधिक आसान हो गया। आग के उपयोग के लिए, मतलब जो पहले के लोग थे वो भोजन पकाने के लिए करते थे। पहले लोग कच्चा भोजन खाते थे, ठीक है? जब आग नहीं था, जब फायर नहीं था, उससे पहले जो लोग थे ना, वो कच्चे मांस को खाते थे। आग की खोज के बाद उन्होंने भोजन पकाकर खाना शुरू किया। उन्हें भोजन को पका करके खाना पता चला। इससे भोजन जो थे ना, वो और ज़्यादा मतलब कि स्वादिष्ट हो गए और आसानी से पचने योग्य हो गया। मतलब अगर अभी के टाइम पे तुम कुछ कच्चा खाते हो, तो तुम खुद सोच सकते हो, खुद समझ सकते हो कि वो अभी के टाइम पे डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट वहीं अगर तुम उस चीज़ को पका करके खाते हो, तो वो आपके लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और डेफिनेटली कच्चा खाने पे उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, बल्कि वहीं पे अगर उसमें हम जब उसे पकाते हैं तो वो ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है, ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।
अब देखो, आग की जो खोज थी ना वो रेंडमली हो गई, अचानक एक्सीडेंटली हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली उस टाइम के लोग जो थे वो उन्होंने खोजा, नहीं, जंगल में आग लगती है किसी घटना की वजह से। ऐसा माना जाता है कि दो पत्थरों का टकराव हुआ और वहीं से चिंगारियां निकली और फिर जो है आग लगा जंगल में। और ऐसा ही उसके बाद में जो लोग थे उस टाइम पे, जो मानव था उस टाइम का, उसे पता चला कि आग कैसे जलता है। ठीक है, तो आग अगर नहीं हो आज के भी टाइम पे तो आप खुद सोचो कि क्या होगा। अगर अभी के टाइम पे जैसे एलपीजी का शॉर्टेज हुआ था तो एक क्राइसिस आ चुकी थी एक तरह की, है ना। तो समझ सकते हो कि आग से इंसान का जीवन कितना आसान है। और मतलब उस टाइम पे जब आग आया तो उस टाइम के लोगों का लाइफ उससे पहले कितना डिफिकल्ट होता होगा, और आग आने के बाद में उनका लाइफ कितना उन्हें सहूलियत मिली होगी, है ना। अब उदाहरण से समझो, जैसे कच्चे आलू को अगर तुम खाते हो ना, उसमें और उबला हुआ आलू खाना आसान होता है। उबला हुआ आलू ज़्यादा जल्दी तरीके से पच भी जाएगा और खाना भी उसे आसान है। सर्दियों में लोग जो थे वो आग जलाकर अपने शरीर को गर्म रखते थे। उदाहरण के लिए देखो, आज के टाइम पे हीटर है बट उस टाइम पे ना ऐसा कुछ नहीं था। आज भी अगर आप गांव में जाते हो ना तो सर्दियों में लोग आग जला करके ही अपने शरीर को गर्मी देते हैं, है ना। आज के भी टाइम पे गांव में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग मतलब हीटर पे नहीं, इन सब चीज़ों पे, इलेक्ट्रिक चीज़ों पे नहीं, बल्कि लकड़ी से आग जला करके उसी चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं सर्दियों के टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट था पहले के मानव के लिए जंगली जानवरों से सुरक्षा। मतलब आग वो क्या करते थे ना, जैसे कि अगर वो गुफा में रहते थे तो वो आग जला करके गुफा के बाहर रखते थे ताकि वो अंदर सुरक्षित रह सके और कोई भी जानवर अगर आता है तो भाग जाए, है ना। आग देखकर कई जंगली जानवर दूर भाग जाते थे। ऐसा होता भी है, आग से जो हीट निकलती है या जो लाइट निकलती है उसे देख करके जंगली जानवर भाग जाते थे। इससे मनुष्य की सुरक्षा होती थी उस टाइम पे लिए। रोशनी के लिए भी कई बार क्या होता था, जैसे अब बिजली है बट उस टाइम पे तो बिजली नहीं होती थी ना। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी है, हर घर में लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो तब रात के समय में ना आग को क्या किया जाता था, प्रकाश के लिए यूज किया जाता था। प्रकाश का सबसे बड़ा अगर साधन कुछ था ना तो वो मतलब आग था। तो भोजन के लिए, गर्मी के लिए, सुरक्षा के लिए या रोशनी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो था आग का यूज किया जाता था। यानी आग भोजन पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, रोशनी प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता था। अब देखो, इसके बेसिस पे ना परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि शैल चित्रकला क्या है। तो देखो, गुफाओं और चट्टानों की दीवार पे बनाए गए प्राचीन चित्रों को शैल चित्रकला कहते हैं। भीमबेटका कहाँ स्थित है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और अपनी प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है, क्वेश्चन है, वो है पुरा स्थल क्या होता है। तो देखो, पुरा स्थल से सिंपली समझो, जहाँ पे पहले कोई ना कोई रहता था वो पुरा स्थल है, जो बाद में खुदाई के बाद पता चला। तो जहाँ खुदाई में प्राचीन वस्तुएं और मानव जीवन के प्रमाण मिलते हैं उसे पुरा स्थल कहते हैं। आग की खोज मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। तो देखो, आग की खोज के बाद भोजन पकाना, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से सुरक्षा और रोशनी प्राप्त करने के लिए आग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए आग की जो खोज थी वो महत्वपूर्ण थी। चलो अब देखते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक का जो नाम है ये है तिथियां, बदलती हुई जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो देखो, एक सवाल है मेरा आप सबसे, अगर आज से 1000 साल पहले आपको जंगल में रहना पड़ जाए, 10,000 पहले, आज से 10,000 साल पहले आपको जंगल में रहना पड़ जाए, जहाँ ना घर हो, ना खेत, ना बाजार और ना बिजली, तो आप अपना जीवन कैसे बिताएंगे। बहुत ही डिफिकल्ट होगा ना। हाँ, यही जीवन हमारे प्रारंभिक मानव का था। लेकिन समय के साथ साथ उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। इन्हीं बदलावों को समझने के लिए इतिहासकारों ने इस समय को अलग अलग कालों में बांटा है। अब इन अलग अलग कालों को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा जो अपने क्लास के लिए देख रहा है, क्लास 6 का बच्चा, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप देख रहे हो ना, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अलग अलग कालों में बांटा इतिहासकारों ने, वो काल इस तरीके से थे। पूरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज, ये पूरा का अर्थ है पुराना और पाषाण का अर्थ है पत्थर। अर्थात पूरा पाषाण काल वह समय था जब मनुष्य जो था वो केवल पत्थर के साधारण औजार का उपयोग करता था। इस समय लोग शिकार करते थे, जंगल से फल, कंदमूल और शहद इकट्ठा करते थे। उनका कोई अस्थायी घर नहीं होता था। वे हमेशा भोजन और पानी की तलाश में घूमते रहते थे। उदाहरण के लिए, जैसे आज कोई यात्रा, आज के टाइम पे कोई भी यात्री अपना सामान लेकर के एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता है,
उसी प्रकार से ना प्रारंभिक जो मानव भी था ना, वो एक स्थान से मतलब एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहता था। वो एक स्थान से दूसरी स्थान पे घूमते रहता था। उसके बाद में जो दूसरा काल आता है वो है मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज। अब देखो, समय बीतने के साथ साथ ना मनुष्य ने पहले से छोटे, हल्के और अधिक नुकीले पत्थर के औजार बनाना शुरू किए, सीख लिया था। मतलब पहले क्या होता था ना कि बहुत ही बड़े बड़े हथियार होते थे पत्थर के, बट धीरे धीरे मनुष्य क्या था, उसने छोटे छोटे हथियार और ज़्यादा की मतलब यूजफुल हथियार रखना शुरू कर दिया। वो सीख चुका था बनाना। अब शिकार पहले की तुलना में आसान हो गया था करना, क्योंकि देखो, जो जितना ज़्यादा मतलब भारी होगा कोई भी हथियार, तो उसे कैरी करना, उसे ले करके जाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जब जब हथियार उनके आसान हो गए तो उसे चलाने में भी आसानी हो गई। ठीक है, तो इसलिए शिकार करना भी काफ़ी आसान हो गया। उस समय लोग जो थे ना, मछली पकड़ने लगे और कुछ जानवरों की मतलब आदत को भी समझने लगे। उदाहरण के लिए, जैसे आज नया मोबाइल पुराने मोबाइल से अधिक सुविधाजनक होता है, वैसे ही मध्य पाषाण काल के औजार भी पहले से अधिक उपयोगी थे। नव पाषाण काल के बारे में अब जानते हैं। यही वह समय था जब मानव जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। मनुष्य ने पहली बार खेती करना और पशुओं को पालना शुरू किया था। ये नव पाषाण काल में हुआ था। तो अब इस मतलब कि क्या था ना, अब उसे भोजन के लिए हर समय जंगलों में भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे खेती करना पता चल चुका था कि खेती कैसे किया जाता है। तो एक ही स्थान पे रहते थे और अलग अलग फसलों को उगाते थे, और एक ही स्थान पे उन्हें रहना अब मतलब उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि उन्हें खाने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ता था। वो अपने जहाँ पे रहते थे वहीं पे खेती करते थे। वो अनाज उगता था जैसे आज के टाइम पे किसान करते हैं, और उस अनाज से वो खाते थे। फिर अगले मौसम में कोई और फसल उगाते थे। धीरे धीरे लोगों ने अस्थायी घर बनाना शुरू किया। अब सोचो कि जब आपको अलग अलग जगह नहीं घूमना पड़ेगा, तो आप भी चाहोगे कि अगर मान लो ना कि कल को आप जो आपका ड्रीम जॉब है, पहले वो मुझे कमेंट करके बताओ। अब मान के चलो कि आपका जब एक ड्रीम जॉब लग जाता है, तो आप भी चाहोगे कि आप वहीं पे अब अपना एक घर ले लो और वहीं पे रहो। ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे होता था। धीरे धीरे लोगों ने अस्थायी घर बनाना शुरू किया और गांव बसने लगे। इसी कारण नवपाषाण काल को मानव जीवन का सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है। उदाहरण के लिए, पहले लोग बाजार से सब्जी खरीदते थे, लेकिन यदि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पीछे सब्जी उगाने लगे तो उसे बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अभी के टाइम पे ही सोच लो ये चीज़। ठीक उसी प्रकार प्रारंभिक मानव ने खेती शुरू करके अपना जीवन आसान बना लिया। अब उसे मतलब अलग अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ता था। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 वर्ष पहले पृथ्वी की जलवायु में बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी और मौसम पहले की तुलना में गर्म होने लगा। इसी कारण जंगलों और घास के मैदान में भी बदलाव आने लगे। घास बढ़ने लगी, इसलिए हिरण, बकरी, भेड़ और गाय जैसे घास खाने वाले जानवरों की भी संख्या बढ़ गई। शिकार करने वाले लोग इन जानवरों का पीछा करते करते उनके स्वभाव को समझने लगे, और कि मतलब कौन सा जानवर कैसे सोचता है। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यदि इन जानवरों को अपने पास ही रखा जाए तो भोजन की व्यवस्था आसान हो जाएगी। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। तो देखो, आज भी किसान अपनी गाय और भैंस को घर के पास रखते हैं ताकि उसे रोज दूध मिल सके, है ना। उसी तरीके से पहले भी मानव किया करते थे। खेती की शुरुआत कैसे हुई, इसे भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने सबसे पहले यह देखा कि जमीन पर गिरे हुए जो बीज हैं, कोई भी बीज जो है वो गिर रहा है तो कुछ समय बाद ना नए पौधे बदल जाते हैं। वो नए पौधों का रूप ले लेता है, वहाँ से नए पौधे निकल जाते हैं। बस यहीं से लोगों को बीज बोने का विचार आया। उन्होंने गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना शुरू किया। अब उन्हें हर समय जंगल में भोजन खोजने की आवश्यकता नहीं रही। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक आम की गुठली को ना मिट्टी में दबा दें और कुछ समय बाद वहां आम का पौधा निकल आए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेती की शुरुआत कैसे हुई होगी, है ना। पशुपालन की शुरुआत मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता शिकार में मदद करता था और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी देता था। आज के भी टाइम पे देखोगे तो कुत्ता बहुत ही कम भोजन करके जीवित रह जाता है, और कुत्ता मतलब बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है ना। इसके बाद में जो लोग थे वो भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिए। इससे दूध मिलता था, उन्हें मांस मिलता था और खेती में सहायता भी मिलने लगी। उदाहरण के लिए, आज भी किसान बैलों से खेत जोतते हैं। अगर आज के भी टाइम पे अगर गांव में जाते हो ना, तो वहाँ पे जो किसान होते हैं वो बैलों से ही खेत को जोतते हैं। मतलब वहाँ पे ट्रैक्टर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। गाय से दूध वो लोग प्राप्त करते हैं, है ना। और दूध कितना इंपॉर्टेंट है ये जानते हो। आज के टाइम पे पनीर बनाना हो या बहुत सारी मिठाइयों में दूध का यूज होता है। अब याद रखने की जो ट्रिक है ना, वो पूरा पाषाण शिकार के लिए था, मध्य पाषाण छोटे औजार हुए और नव पाषाण में खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई।
अब परीक्षा के ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो देखो, पूरा पसाड़ काल में लोग क्या करते थे? तो शिकार, उत्तर है शिकार करते थे तथा जंगल से भोजन एकत्र करते थे। नव पसाड़ काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये दूसरा सवाल है। तो देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत तथा अस्थायी जीवन। अब तीसरा जो क्वेश्चन है ना, वो है सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? तो कुत्ता। ये हमेशा पूछा जाता है। लगभग 12,000 वर्ष पहले कौन सा बड़ा परिवर्तन हुआ? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखो, जलवायु में परिवर्तन हुआ और मौसम गर्म होने लगा और खेती तथा पशुपालन का जो था वो विकास शुरू हुआ। अब देखो, अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है घरेलूकरण की प्रक्रिया और नई जीवन शैली। देखो, एक सवाल है मेरा आप सबसे, आप सब खुद सोचो इस चीज़ को। अगर आपके घर में एक छोटा सा आम का पौधा लगाया जाए और आप उसे रोज़ पानी दें, उसकी देखभाल करें, तो कुछ साल बाद क्या होगा? बिल्कुल, वह पौधा बड़ा होकर के मीठे आम देगा आपको। ठीक इसी तरीके से अगर किसी छोटे कुत्ते के बच्चे को उसको पाला जाए, उसकी देख रेख की जाए, तो वो बड़ा होकर के क्या करेगा? वो बिल्कुल अपने घर की रक्षा भी करेगा, आपके घर की रक्षा प्रॉपर तरीके से करेगा। यही है घरेलूकरण, यहीं से घरेलूकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, अब घरेलूकरण क्या है? जब मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार पौधों को उगाता है और जानवरों को पाल कर उनकी देखभाल करता है, तो इस प्रक्रिया को ना घरेलूकरण कहते हैं। आसान भाषा में समझो, जंगली पौधे और जानवरों को अपने उपयोग के अनुसार पालना और उनकी देख रेख करना ही घरेलूकरण है। घरेलूकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, पहले लोग जंगलों में भोजन खोजते थे। कभी भोजन मिल जाता था, कभी भोजन नहीं भी मिलता था। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम स्वयं पौधे उगाएं और जानवर पालें। यहीं से खेती की और पशुपालन का विकास शुरू हुआ। आसान उदाहरण से समझो, मान लो आपको रोज दूध चाहिए। अगर आपके घर में गाय है तो आपको हर बार जंगल जाकर कोई जानवर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब भी आपको दूध चाहिए होगा तो आप हर दिन अपने गाय से दूध निकाल सकते हो। ठीक इसी तरह प्रारंभिक मानव ने भी जानवरों को पालना शुरू किया। लोग अच्छे बीज ही क्यों चुनते थे? तो देखो, इस चीज को इस तरीके से समझो, जब किसान खेती करने लगे तो उन्होंने देखा कि हर पौधा एक जैसा नहीं होता है। कुछ पौधों में अधिक अनाज होता है तो कुछ में कम होता है। कुछ पौधे जल्दी सूख जाते थे जबकि कुछ लंबे समय तक हरे हरे रहते थे। इसीलिए लोग अलग अलग वर्ष की खेती के लिए उन्हीं पौधों को अच्छे बीज मतलब बचा कर रखने लगे और इसी कारण धीरे धीरे फसलों की जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती गई। आसान उदाहरण से समझो, जैसे आज आम खरीदते समय हम सबसे मीठा और अच्छा आम चुनते हैं, वैसे ही प्रारंभिक जो मानव था, किसान था, सबसे अच्छा बीज चुनते थे। ठीक है, जानवरों का चयन कैसे किया जाता था? तो लोग उन्हीं जानवरों को पालते थे ना जो शांत स्वभाव के हों, जिन्हें खाना खिलाना आसान हो। मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक जो कुत्ता होता है ना, वो कम खाना खा करके भी रह लेता है और वो ज़्यादा वफादार होता है, जो दूध, मांस या खेती में काम आ सके। धीरे धीरे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल पालतू बन गए और नई जीवन की शुरुआत हुई। जब खेती शुरू हुई तो लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। अब उन्हें हर दिन जंगलों में भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं रही। वे एक ही स्थान पर रहने लगे। उन्होंने घर बनाया, गांव बसने लगे, लोग खेती करने लगे और पशु को पालने लगे। यहीं से अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। खेती करने के बाद लोगों ने नए काम, खेती शुरू किया। केवल अब जो था ना, खेती केवल बीज बोने से पूरी नहीं होती। किसानों को कई काम करने पड़ते थे। खेत की जुताई करना पड़ता था, बीज को बोना पड़ता था, पौधा जो होता था उसे पानी देना पड़ता था, खरपतवार हटाना पड़ता था। जैसे आज के भी टाइम पे जो किसान होते हैं वो सिंचाई करते रहते हैं। फसल की रक्षा करना, जंगली जानवरों से भी करना, है ना, और फसल को काटना, अनाज सुखाना, अनाज का भंडारण करना, ये सारा चीज होता था। अब आसान उदाहरण से समझो, जैसे आज किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है तभी अच्छी फसल मिलती है, वैसे ही प्रारंभिक किसान भी बहुत मेहनत करते थे, अनाज का भंडारण वो करते थे। ठीक है, तो अनाज का भंडारण, अब सवाल आता है कि क्यों आवश्यक था? तो देखो, फसल साल में केवल 1 या 2 बार तैयार होती थी, लेकिन भोजन तो पूरे साल चाहिए, है ना। भोजन तो लाइफ टाइम के लिए करना है आपको। तो जो फसल है वो एक बार तैयार होता है, बट भोजन 365 दिन आपको करना होता है ना। तो इसीलिए लोग जो क्या करते थे ना, वो अनाज को सुरक्षित रखने लगे। मतलब ज़्यादा अनाज निकले और उसे वो सुरक्षित रखते थे ताकि वो सालों साल तक खा सके। मतलब सालों, 1 साल 2 साल के लिए वो उस अनाज को खा सके।
तो देखो, वे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरी और गड्ढों का उपयोग करके अनाज का भंडारण करते थे। आसान उदाहरण से समझो, जैसे आज हमारे घर में चावल, गेहूं और दाल कई महीनों के लिए डिब्बों में रखे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रारंभिक मानव भी भविष्य के लिए अनाज बचा करके रखते थे। अब जो जानवर थे ना, वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे। एनसीईआरटी में ना जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार कहा गया है। क्योंकि जानवरों से समय समय पर दूध मिलता था, जरूरत पड़ने पर मांस भी प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए भोजन हमेशा मतलब कि उपलब्ध रहता था। आसान उदाहरण से, यदि घर में गाय है तो रोज दूध मिल सकता है। इसी कारण प्रारंभिक मानवों के लिए पशुपालन बहुत उपयोगी था। अब याद करने की जो ट्रिक है ना, ये है बीज, खेती, भंडारण, पशुपालन। यानी कि नई जीवन शैली के 4 मुख्य आधार थे: अच्छे बीज चुनना, खेती करना, अनाज का भंडारण करना, पशुपालन करना। परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। देखो, घरेलूकरण क्या है? तो देखो, पौधों को उगाना तथा जानवरों को पालकर उनकी देखभाल करना घरेलूकरण कहलाता है। दूसरा सवाल है, लोग अच्छे बीज क्यों चुनते थे? तो इसका उत्तर होगा ताकि अगली फसल अधिक अच्छी और अधिक उत्पादन देने वाली हो। जो तीसरा प्रश्न है वो है, अनाज का भंडारण क्यों किया जाता था? तो इसका जवाब होगा पूरे वर्ष भोजन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अनाज का भंडारण किया जाता था। चौथा जो प्रश्न है वो है, जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि उनसे दूध, मांस और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती थी, इसलिए वे भोजन का निरंतर स्रोत थे। इसीलिए जानवरों को ना चलते फिरते खाद्य भंडार कहा जाता था। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रारंभिक किसान, पशुपालन और अस्थायी जीवन। ठीक है, तो इसे समझते हैं। देखो बच्चों, देखो एक सवाल सोचो, अगर आपको रोज रोज अपना घर बदलना पड़े, जैसे मान लो आप आज हो, वो बच्चे मतलब समझ सकते हैं जिनके फादर ना सर्विसमैन है और ट्रांसफ़र की वजह से ना हमेशा उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ता है, अपना घर बदलना पड़ता है। ठीक है, तो क्या वो अच्छा लगता है उन्हें, या वो चाहेंगे कि उनके फादर का एक ही जगह पे जॉब हो और वो वहीं पे रहें? या ऐसे बच्चे जिनके मतलब देखो, आप खुद सोचो कि अगर आप एक जगह पे रहना पसंद करोगे या अलग अलग जगह पे, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि आप एक ही जगह पे एक अच्छा घर बना करके रहो, ना कि आप हर दिन अपना घर बदलते रहो। ठीक है, अगर आपको रोज रोज अपना घर बदलना पड़े तो आप क्या करोगे? आप आराम से पढ़ाई कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर रोज घर बदलना पड़े तो ना पढ़ाई होगी, ना खेती होगी और ना ही सामान सुरक्षित रहेगा। ठीक यही समस्या प्रारंभिक मानव के सामने भी थी। उनको भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता था। लेकिन जब उसने खेती और पशुपालन शुरू किया तब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। प्रारंभिक किसानों और पशुपालकों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? अब ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, हजारों साल पहले ना कोई किताब थी और ना ही कोई अखबार, तो हमें कैसे पता चला कि उस समय लोग खेती करते थे? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरातत्व के बेसिस पे। पुरातत्वविद जो है ना, वो जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, घरों के अवशेष। इन सबको देखकर इतिहासकार समझते हैं कि उस समय लोग खेती और पशुपालन करते थे। अब उदाहरण के साथ समझो, अगर 500 साल बाद किसी को आपके घर में किताबें, स्कूल बैग और कॉपियाँ मिले तो वह समझ जाएगा कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा रहता था या पढ़ने वाले बच्चे रहते थे। ठीक उसी तरह पुरातत्वविद क्या करते हैं, पुराने अवशेष जो होते हैं उसे देख करके ना इतिहास के बारे में, इतिहास को समझते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। अब अस्थायी जीवन जो था, पहले लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने खेती शुरू की तो उन्हें अपनी फसल की देखभाल करनी पड़ती थी। अब जब उन्हें अपनी खेती की देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए वो एक ही स्थान पर रहने लगे। धीरे धीरे गांव बसने लगे और यहीं से अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अब इसे ना एक एग्जाम्पल के साथ में समझो। पहले यदि कोई दुकानदार रोज अपनी दुकान की जगह बदल दे तो ग्राहक उसे कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए वह एक ही जगह दुकान खोलता है। उसी तरह किसान भी खेती करने के लिए एक ही स्थान पर रहने लगे। अब देखो, गड्ढे वाले घर जो थे ना, पिट हाउसेस, कुछ क्षेत्रों में विशेषकर कश्मीर के बुर्ज होम में लोगों ने जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाया। और ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन घरों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। ऐसे घर क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती थी। जमीन के अंदर बने घर में ना गर्म रहते थे लोग, और तेज जो ठंडी हवाएं थी उससे भी सुरक्षा मिलती थी। उदाहरण के साथ में समझो, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के
घड़े का पानी ठंडा रहता है। उसी तरह जमीन के अंदर का तापमान भी बाहर की तुलना में संतुलित रहता है। नवपाषाण काल के जो औजार हैं, नवपाषाण काल में लोग पहले की तुलना में अधिक मजबूत और चिकने पत्थर के औजार बनाने लगे। इन औजारों को घिसकर चमकदार बनाया जाता था। इनका जो उपयोग होता था ना, पेड़ को काटने में, लकड़ी काटने में, खेत साफ करने में, खेती करने में किया जाता था। आसान उदाहरण से समझो, जैसे आज हम किसी लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं ना, वैसे ही उस समय लोग पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे। ओखली और मूसल, देखो आज के टाइम पे आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी आपकी खाना बनाती हैं तो जो मसाले हैं ना, अगर वो उन्हें कभी कूटती हैं, जैसे कभी खड़े मसाले को कूटते हुए आपने देखा होगा या लहसुन अदरक को कूटते हुए देखा होगा, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोहे के खल में उन्होंने कूटा, मतलब वो कूट रही होंगी, छोटा सा होता है वो। बट पहले क्या होता था ना, ये सारी चीज़ें जो थी वो पत्थर की थी। जब खेती होने लगी ना, तो अनाज को खाने योग्य बनाने के लिए उसे कूटना और पीसना पड़ता था। इसके लिए लोग ओखली और मूसल का उपयोग करते थे। आज की तरह ना मशीनें नहीं होती थी, आज की तरह मिल्स नहीं होते थे। आसान उदाहरण से समझो, आज कई गांव में महिलाएं मसाले या धान को ओखली मूसल से कूटती हैं। अगर अभी आप जाते हो ना गांव में कहीं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यही परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। अब जो बच्चा गांव से है ना, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि आज के भी टाइम पे कैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मसालों को या धान को ओखली मूसल से कूटती हैं। अब इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो है खेती, गांव, घर, औजार। अस्थाई यानी अस्थाई जीवन की 4 पहचान थी: खेती, गांव, अस्थाई घर और मजबूत औजार। अब परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। प्रारंभिक किसानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो देखो, पुरातत्वविद जो है ना, खुदाई में मिले हुए अनाज, जानवरों की हड्डियां, औजार और घरों के अवशेषों से अस्थाई जीवन के मतलब कि पता करते हैं। प्रारंभिक किसानों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मतलब कि जानवरों की हड्डियों से, औजारों से और घरों से मिलते हैं। दूसरा जो सवाल है वो है अस्थाई जीवन की शुरुआत कब हुई? तो देखो, जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया ना, वहीं से शुरुआत हुई। अब तीसरा जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुर्ज-होम किस लिए प्रसिद्ध है? और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना आता है। तो देखो, कश्मीर में स्थित बुर्ज-होम अपने गड्ढे वाले घरों के लिए प्रसिद्ध है। अब चौथा जो सवाल है वो है नवपाषाण काल के औजार किस विशेष मतलब उसकी क्या विशेषता थी, है ना, उसके क्या एडवांटेज थे? तो देखो, वे घिसकर चिकने और मजबूत बनाए जाते थे तथा खेती और पेड़ काटने जैसे कार्यों में उपयोग किए जाते थे। अब ना मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। अगर मैं आपको ये कहूँ, 2 ऑप्शंस मैं देता हूँ कि रोज़-रोज़ अपना घर बदलते रहो और मतलब कि या एक ही जगह अपना घर बना के बहुत ही सुंदर सा घर बना के रहो, तो आप क्या चुनोगे? मुझे पता है कि आप सब में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको घूमना पसंद होगा, बट अगर आपको पूरे जीवन घूमना हो तो फिर वो मतलब कि मुझे लगता है कि आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर सकता है। तो मैक्सिमम बच्चों का यही जवाब होगा कि एक ही जगह पे घर बना करके रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होगा। खैर, आप कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से क्या चुनोगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, मिट्टी के बर्तन, मेहरगढ़ और जीवन मृत्यु की मान्यताएं। तो देखो, मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत जो है ना बच्चों, जब मनुष्य ने खेती शुरू की तो उसके पास पहले अधिक अनाज होने लगा। जो पहले वो उगाता थे, मान लो कि 1 किलो धान या गेहूं हो रहा है, तो अब ना 2 किलो होने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इस अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसी समस्या का समाधान था मिट्टी का बर्तन। शुरुआत में लोग हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बाद में इन्हें आग में पकाया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि वो और अधिक मजबूत हो गए मिट्टी के बर्तन। इन बर्तनों का उपयोग लोग कई कामों में करते थे। अनाज रखने के लिए करते थे, उसके बाद पानी भरने के लिए भी उसका यूज होने लगा। आफ्टर डैट क्या हुआ, भोजन को पकाने के लिए भी उसका यूज होने लगा। उसके बाद में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी उसका यूज होने लगा। धीरे धीरे कुछ बर्तनों पर सुंदर चित्र और डिजाइन भी बनाए जाने लगे। इससे पता चलता है कि लोग केवल अपनी ज़रूरत ही नहीं पूरी करते थे, बल्कि कला को भी महत्व देते थे। यानी कि उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं कला जो था वो इम्पोर्टेंट था, उसकी वैल्यू थी। अब आसान उदाहरण से समझो, जैसे आज हमारे घर में डिब्बे, कंटेनर और फ्रिज होते हैं जिसमें हम चावल, दाल और आटा रखते हैं, उसी तरह से उस समय लोग मिट्टी के बर्तनों में अपना अनाज सुरक्षित रखते थे। जैसे आज क्या होता है ना कि अगर आप मान लो घर पे कुछ ऐसा बना है बहुत ही डिलीशियस सा, अब ना वो वेस्ट ना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसे फ्रिज में रखते हो ताकि वो सुरक्षित रहे। तो उसी तरीके से पहले के जो लोग थे वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे।
कपड़े बुनने की शुरुआत भी हुई। तो जब खेती बढ़ी ना, जब लोगों ने केवल भोजन ही नहीं उगाया बल्कि कपास जैसी फसलें भी उगानी शुरू की, इससे धागा बनाया गया और फिर कपड़े बुने जाने लगे। मतलब कि सबसे पहले कपास की खेती हुई, उसके बाद में उससे धागा बनाया गया और फिर कपड़े मतलब कि बनाने शुरू किए लोगों ने। इससे लोगों का जो जीवन था ना, पहले की तुलना में अधिक आरामदायक हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे आज कपास से धागा बनता है और धागे से कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रक्रिया को हजारों साल पहले शुरू की गई थी। क्या सभी लोग किसान बन गए थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग किसान ही थे। कुछ लोग खेती करने लगे, जबकि कुछ लोग अभी भी जंगलों में शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे। आज के भी टाइम में, अगर आज 2026 में भी आप जा करके कहीं पे देखते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे आज भी जनजातियां हैं जो जंगलों में रहना, जंगली जीवों को मार करके खाना ऐसे करती है। तो ठीक वैसे ही था उस टाइम पे भी। सारे लोग खेती नहीं करते थे, बहुत सारे लोग उस टाइम पे भी जंगलों पे डिपेंड करते थे, है ना। जंगल में शिकार करना, भोजन संग्रहण का काम करना। कुछ लोग मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते भी थे। यानी उस समय सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं था। अब एग्जाम्पल्स के साथ समझो, आज भी कई किसान हैं, दुकानदार हैं, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है। इसी प्रकार उस समय भी कई लोग एक जैसा काम नहीं करते थे। अब मेहरगढ़ का ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है और ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को चाहते हो फ्यूचर में निकालना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखो, मेहरगढ़ वर्तमान में ना पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इतिहासकारों का मानना है कि यह संसार के सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक था। मतलब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सबसे पुराने कृषि गांवों में से एक जगह यहाँ पे भी था। यहाँ लोगों ने गेहूँ उगाया, जौ उगाया, भेड़ पाले, बकरी पाली। यानी यहाँ खेती और पशुपालन दोनों किए जाते थे। मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पुरातत्वविदों को ना यहाँ से कई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। गेहूँ मिला, जौ के दाने मिले, भेड़ और बकरी की हड्डियाँ मिली, जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। इन सब प्रमाणों से पता चलता है कि वहाँ लोग अस्थायी रूप से रहते थे। अब कुछ ना एग्जाम्पल्स के साथ में बताता हूँ। यदि किसी पुराने घर में आपको रसोई, बर्तन और अनाज मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि लोग वहाँ रहते थे। उसी प्रकार पुरातत्वविद इन चीज़ों को देख करके इतिहास समझते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में लोगों की मान्यताएं क्या थी? तो देखो बच्चों, मेहरगढ़ में कब्रें भी मिली थी। इन कब्रों में केवल मनुष्य का कंकाल ही नहीं था, बल्कि उनके साथ कई वस्तुएं भी रखी गई थी। कुछ कब्रों में बकरी के अवशेष भी मिले थे। इतिहासकारों का मानना है कि लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसी कारण वे मृत व्यक्ति के साथ भोजन, बर्तन या अन्य सामान भी रख देते थे। जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो सनातन धर्म में ये मान्यताएं हैं कि पुनर्जन्म होता है। जबकि वहीं पे अगर आप किसी और रिलीजन के बारे में देखोगे, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं माना जाता है, पुनर्जीवन का नहीं माना जाता है, बट सनातन में माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि लोगों का विश्वास था, हाँ, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि मतलब मृत्यु के बाद भी लाइफ होता है। इसी कारण वे मृत व्यक्ति के साथ भोजन रखते थे, जो पहले के लोग थे, है ना। बर्तन या अन्य सामान में भी रख देते थे। तो वैसे ही उस समय लोग मृत व्यक्ति के साथ क्या करते थे, सामान रखते थे और उसके अगले जीवन में विश्वास करते थे। अब इसे याद रखने की कुछ ट्रिक है। बर्तन, खेती, मेहरगढ़, कब्र। यानी बर्तन अनाज रखने के लिए खेती, गेहूं, जौ, मेहरगढ़ सबसे पुराना कृषि गांव, और कब्र मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। अब परीक्षा के व्यू से अगर मैं देखूं तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्यों किया जाता था? तो हाँ, बिल्कुल, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, पानी के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए तथा भोजन पकाने के लिए इसका यूज किया जाता था। आज भी मुझे लगता है कि जो चंपारण का अहुना मटन है ना, वो नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो रहा है। चंपारण जो कि बिहार में है, और चंपारण मीट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आज भी वो कैसे बनाया जाता है, लाइक उसे एक मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। तो उस टाइम पे भी बर्तन को भोजन बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। दूसरा सवाल है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो देखो, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये। अभी जो पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पे मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध था? तो देखो, ये इसलिए प्रसिद्ध था ना, क्योंकि यह विश्व के सबसे पहले प्राचीन कृषि और पशुपालन गांवों में से एक माना जाता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रसिद्ध है।
अब मेहरगढ़ की कब्रों से क्या पता चलता है, तो देखो, लोगों का विश्वास था कि मतलब मृत्यु के बाद भी लाइफ होता है, और इसलिए वे मृत व्यक्ति के साथ सामान और कभी कभी जानवरों के अवशेष को भी रखते थे। दोस्तों, आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे वो क्लास 6 का 3rd चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एंड आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आप चाहते हो तो हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें सीधा मैसेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर वीडियो में अगर आप चाहते हो कुछ और भी जोड़ना, ऐड करना, या क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो चलो मिलते हैं लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।